24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली हुए रवाना, कई मुद्दों पर होगी नितिन गडकरी से चर्चा। ऋषिश्री मामले में सांसद सुधाकर सिंह का बड़ा आरोप। भरत सिंह काउंटर मामले में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शाहपुर थाने का किया घेराव। 5 जुलाई तक का समय दे, राबड़ी देवी ने घर खाली करने के लिए मांगी मोहलत। और मुकेश सैनी को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, शाहजहांपुर जाने पर लगाई पाबंदी। बिहार के विकास की रफ्तार को एक नई और बड़ी गति देने के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल दौरे पर देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे के लिहाज से मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस दौरे का मुख्य एजेंडा बिहार की सड़कों, पुलों और कनेक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जाना है। दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ होने जा रही है। सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बिहार की करीब 15,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं पर विस्तृत से चर्चा होगी। राज्य सरकार इन सभी बड़ी और जरूरी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय स्वीकृति और आवश्यक बजट जारी करने का सीधा अनुरोध करने वाली है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस 15,000 करोड़ के मेगा प्लान में बिहार के आम लोगों के लिए क्या खास होने वाला है। इस बैठक में बिहार के 4 प्रमुख शहरों डुमराव, विक्रमगंज, सफिया सराय और जहानाबाद में नए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव टेबल पर रखा जाएगा। इन चारों शहरों के लोग लंबे समय से रेलवे फाटकों पर लगने वाले भीषण जाम से परेशान हैं। इन ओवरब्रिज को मंजूरी मिलने के बाद जनता को जाम से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और गाड़ियों की आवाजाही बेहद सुगम हो जाएगी। इसके अलावा दक्षिण और मध्य बिहार को आपस में जोड़ने वाली बेहद महत्वपूर्ण अरवल बिहार शरीफ सड़क परियोजना को भी मुख्यमंत्री इस बैठक में प्रमुखता से उठाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ 2 बड़े क्षेत्रों के बीच दूरी कम होगी, बल्कि व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। इस बैठक का एक और बड़ा फोकस शहरों के अंदर लगने वाले ट्रैफिक के दबाव को कम करना है। इसके लिए बेतिया, समस्तीपुर और औरंगाबाद बाईपास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। इन शहरों में बाईपास बन जाने से लंबी दूरी के ट्रकों और भारी वाहनों को शहर के अंदर नहीं आना पड़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी। राजनीतिक पंडितों की माने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का केंद्र के मंत्रियों से इस तरह तालमेल बिठाना बिहार के विकास के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। नितिन गडकरी के साथ होने वाली इस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार को केंद्रीय फंड का एक बड़ा हिस्सा बहुत जल्द आवंटित हो जाएगा। हम दिल्ली में होने वाली इस महा बैठक की हर एक लाइव अपडेट और फैसले सीधे आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार और सूबे के नौकरशाही पर अब तक का सबसे बड़ा और विस्फोटक हमला बोला है। चर्चित ऋषिश्री टेंडर मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए सांसद सुधाकर सिंह ने सीधे तौर पर बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर पर अरबों खरबों के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। सुधाकर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आनंद किशोर को शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा माफिया करार दिया है। सांसद का आरोप है कि पिछले 10 सालों में बिहार में जितने भी टॉपर घोटाले और परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं, उन सब की शुरुआत शिक्षा विभाग से हुई और इसके पीछे यही सिंडिकेट काम कर रहा था।
इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार के संरक्षण पर भी सवाल उठाए गए। सुधाकर सिंह ने कुल 9 आईएएस अधिकारियों को इस महाघोटाले के लपेटे में लिया है। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि सांसद सुधाकर सिंह ने अपने इस बड़े खुलासे में और क्या-क्या गंभीर दावे किए हैं। 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। 23 तारीख के बाद 2 बड़ी घटनाएं इस बिहार के भीतर हुई कि जो आर्थिक अपराध अनुसंधान 2 साल से जो सोया हुआ था जांच पूरी प्रक्रिया में, उसने 24 तारीख को एक काउंटर एफिडेविट नहीं, उसको काउंटर एफिडेविट नहीं कहते हैं, उसने चार्जशीट दाखिल किया। ध्यान दीजिए, 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 तारीख को उन्होंने एक चार्जशीट दाखिल किया, जिस चार्जशीट में आप देखेंगे कि उस चार्जशीट में संजीव हंस, जो पहले ही से जो जेल गए हुए थे या जिन पर अपराध हुआ था, उस मामले में पुनः एक उन पर चार्जशीट दाखिल किया गया। उस विषय को बहुत ध्यान से गौर करिए, किस तरीके से सरकार पूरे जो ईडी का जो काउंटर एफिडेविट है उस पर अभी तक कोई भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 2 उसमें बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य याद रखना होगा। एक तो अगर 9 आईएएस अधिकारी जिन पर हमने पिछली बार कहा था कि ईडी ने आरोप लगाया, उस 9 में से किसी भी एक व्यक्ति पर चार्जशीट में नाम नहीं डाला। 9 अधिकारी का नाम पुनः वापस मैं ले लेता हूं: आनंद किशोर, संजीव हंस, संतोष कुमार मल, अमरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार यादव, योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा जैसे जो अधिकारी। और जब उसमें 2 आदमी को निलंबित भी किया, योगेश सागर को और अभिलाषा शर्मा को, तो किस आधार पे उनको निलंबित किया गया? जब चार्जशीट में उनका नाम नहीं देना था या उनको आप गुनाहगार सरकार नहीं मानती आर्थिक अपराध, तो किस आधार पर उनको निलंबित किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहना है किसका? आर्थिक अपराध अनुसंधान को, कि हमने उनको नोटिस किया, वो आ नहीं रहे हैं, मतलब एब्सकॉन्डर है, फरार हैं। चलिए, फरार हैं, लेकिन आनंद किशोर तो सबके सामने हैं, ये तो फरार है नहीं। इन पर आपने क्यों नहीं अभी तक पूछताछ के लिए आपने नोटिस किया? जो आनंद किशोर पर ईडी ने साफ कहा एक किंगपिन है। क्या कहा है? मिस्टर एक्स ठेकेदार। क्योंकि हाई कोर्ट का एक आया है, इसमें एक रिपोर्टिंग में आया है ना, कहा है कि फला व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। किसका नाम नहीं लेना है? मिस्टर एक्स ठेकेदार। ये आप समझ जाइएगा, ठीक है? माननीय हाई कोर्ट ने कहा है उनका नाम नहीं लेंगे। तो मिस्टर जो एक्स ठेकेदार केवल पैसा वसूली के आरोपी हैं, लेकिन असल जो इसके जो किंग पिन है वो है कौन? आनंद किशोर। क्यों? याद करिए, आप 1.25 साल पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बिहार में रातों रात वित्त सचिव क्यों बदला गया। लोकेश कुमार जी की नियुक्ति वित्त सचिव के रूप में की गई थी और 3 दिन में हटाकर आनंद किशोर को किया गया था डीके कुमार। कौन है डीके? टैक्स डीके कुमार, दीपक कुमार, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तब से लेकर अब तक अभी वही हैं, अभी वो हटाए नहीं गए। किस पर है वो? अनुकंपा पर है। उनका रिटायरमेंट हो गया है, उनको लगातार उनका सेवा विस्तार दिया जा रहा है। क्या उनमें दीपक कुमार में खासियत है? क्या बिहार में आईएएस अधिकारियों का टोटा पड़ा हुआ है? क्यों? जो चीफ सेक्रेटरी रहते हुए, प्रधान सचिव रहते हुए तमाम घोटाले के इर्द गिर्द रहे, उनको आनंद किशोर को वित्त सचिव बनाया गया था उनकी बेटी ईसा वर्मा को 25 करोड़ का ठेका देने के लिए। हालांकि उसके बाद बात आई गई, मेरे आरोप के बाद भी जांच नहीं किया गया। अभी शायद कोई कह रहा था सरकार में कि सबूत क्या है।
सबूत तो सरकार का काम है जुटाना। अगर हमने आरोप लगाया, मीडिया ने लगाया, किसी ने लगाया, तो सबूत कौन करेगा, जुटाएगा? सरकार का काम होता है सर जांच करके सबूत जुटाना। उसके लिए लोकपाल होता है, आर्थिक अपराध अनुसंधान होता है, भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं। बिहार में लोकपाल नहीं है, कौन जांच करेगा? लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? सरकार करती है। 5 साल से बिहार में लोकायुक्त नहीं है। जब बिहार में लोकायुक्त नहीं है तो किसके खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे? कौन जांच करेगा? तो इस तरीके का जो एक संदिग्ध पूरे बिहार भर में जो माहौल बनाया है सरकार के स्तर पे, शीर्ष के स्तर पे। अब कह रहे हैं लोग कि आनंद किशोर पर क्या साक्ष्य है? साक्ष्य यही है कि जो मुमुक्षु चौधरी जेल में है उसने साफ शब्दों में कहा कि 25 लाख रुपए का एक पोस्टिंग कराया, इन्होंने 25 लाख रुपए दिए और एक 40 लाख का पोस्टिंग कराया, 40 लाख दिए। यही सबसे बड़ा किंग पिन होता है, जो आपराधिक कृत्य के अधिकारियों की पोस्टिंग कर रहा हो। लालू जी पर चारा घोटाले में क्या आरोप था, क्यों सजा हुआ? आप चूंकि नौजवान पत्रकार हैं, उस समय नहीं रहे होंगे, पुराने लोग होंगे, पूछिएगा। उन पर पैसा लेने का आरोप नहीं था, उन पर आरोप ही था कि चारा घोटाले के मुख्य अभियुक्त के को आपने सेवा विस्तार दिया था। तो जब लालू प्रसाद जी को सेवा विस्तार के आधार पे सजा हो सकती है, तो इस घोटाले में शामिल जो तमाम अधिकारी हैं, जो इसमें कई लोग सेवा विस्तार पर हैं, जैसे तारणी प्रसाद के पास कितना नगद मिला? 11 करोड़। कितना? अभी तो हाल ही की बात है ना। इस मामले के अभियुक्तों में से तारणी प्रसाद के घर पे 11 करोड़ मिला। तारणी प्रसाद क्या थे? सेवा विस्तार पे नौकरी में थे। सेवा विस्तार किसने दिया? बिहार का मुख्यमंत्री दिया। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री से आपने कोई पूछताछ किया? जब आपके पास साक्ष्य था ईडी के पास, और ईडी का भी खेल देखिए, ईडी कब सक्रिय थी? 21-22 में सक्रिय हुई। जब तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जब सरकार बना लिए, तो सरकार को कैसे पाला बदल हो, नीतीश कुमार को भाजपा में लाया जाए, इस पाला बदलने के लिए ईडी ने लगातार बिहार में कितने छापामारी किए? दर्जनों छापामारी हुआ। और जब ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए, ईडी फाइल को ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया। ईडी कब सक्रिय होती है? जब मिस्टर एक्स ठेकेदार, अच्छा कोर्ट का, तो मिस्टर एक्स ठेकेदार रीशु श्री जाते हैं यह कहने के लिए हाई कोर्ट में कि हुजूर हमको बेल दिया जाए। और जब बेल देने जाते हैं तो ईडी एक काउंटर एफिडेविट 273 पेज का दायर करती है, जिसमें सभी अधिकारियों के साक्ष्य देते हैं। क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है कि नगर आवास विभाग और नमामि गंगे परियोजनाओं में व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ और इसमें 265 करोड़ रुपया ऋषि श्री के पास गया और ऋषि श्री ने अधिकारियों को दिया। किन अधिकारियों को दिया? नगर विकास विभाग के अधिकारियों को, राजनीतिक नेताओं को और वित्त विभाग के अधिकारी को दिया। लिखा है कि नहीं? तो वित्त विभाग का कौन अधिकारी है? वित्त सचिव कौन है? आनंद किशोर। 10 दिन पहले तक बिहार के वित्त सचिव कौन थे? आनंद किशोर, जिनके बारे में मैंने 1.5 साल भी पहले कहा था कि यही असल घोटाले के सबसे मुख्य कर्णधार हैं। और जहां जहां गए, जहां जहां चरण पड़े, वहां वहां बनता था। बिहार के भोजपुर से इस वक्त की एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां शाहपुर थाने में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सैकड़ों की संख्या में उग्र लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। पूरा मामला बिलौटी गांव में हुए कथित पुलिस एनकाउंटर से जुड़ा है, जिसमें भरत तिवारी नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। इस कथित एनकाउंटर को लेकर इलाके में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है और अब यह गुस्सा सड़कों से होते हुए सीधे थाने तक पहुंच गया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरैया के नेतृत्व में आज सैकड़ों की तादाद में लोग अचानक शाहपुर थाने परिसर में घुस गए। प्रदर्शनकारियों का साफ आरोप है कि भरत तिवारी की मौत एक सोची समझी साजिश है और वे दोषी पुलिस कर्मियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस द्वारा जब्त किए गए भरत के मोबाइल फोन को भी तुरंत वापस सौंपने की मांग उठाई है।
सैकड़ों लोगों की इस अचानक आमद से थाने के भीतर हड़कंप मच गया और आनन फानन में सभी पुलिसकर्मी अलर्ट मोड पर आ गए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर मौजूद जगदीशपुर के एसडीपीओ और शाहपुर थानाध्यक्ष ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की कोशिश की। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर पूरी तरह न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के इस आश्वासन के बाद भी काफी देर तक लोग थाने पर डटे रहे। इलाके में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। फिलहाल आपको सुनाते हैं थाना पहुंचे लोगों ने और क्या कुछ कहा। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चूंकि आप मतलब कभी विचार के अंदर आए हैं, तो परसों आए हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं, खुले दिल से बताइएगा, कब तक उसको अरेस्ट कर लेते हैं? वो जगह देख लेते हैं ना कि साहब थोड़ा हमको आश्वासन दे दीजिए, 10 दिन 15 दिन 5 दिन मान लीजिए डेट चलेंगे, नहीं हो पाएगा कुछ सोचे नहीं हो पाएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। मेरा नंबर ले लीजिए ना, क्या कहते हैं, मेरा नंबर ले लीजिए। ठीक है, इनको नहीं, मैंने फिर आपसे बोला उनकी अरेस्टिंग चाहते हो आप? हाँ, एकदम चाहते हैं, नंबर ले लीजिए। उनकी अरेस्टिंग चाहते हो? अरेस्टिंग अभी परिवार के पास चलिए, डिसीजन करिए और सुनिए, जिस दिन एसपी के यहाँ 2000 आदमी 5000 आदमी आपका होगा उसी घंटे भर के अंदर, और वहां नहीं तो फिर डीजीपी ऑफिस पटना। यहाँ पर कहने की चीज हम कह रहे हैं तत्काल गिरफ्तारी होगी सबकी। कैसी बात कर, हम थाने में खड़े होकर बोल रहे हैं इस बात को। उनके अधिकार में नहीं है वो क्षेत्र। सुरक्षा का पूछ लीजिए, बता दीजिएगा। हाँ, मैं आपको बताऊंगा पंकज जी। देखिए, मैं यहाँ पे थाने इसलिए आया था कि जो हमारे भाई थे भरत तिवारी, जिनकी एनकाउंटर करके हत्या कर दी गई, उनकी माताजी का कहना था कि भैया थाने जाइए, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और कोई न्याय की बात नहीं कर रहा। उनकी बात सही थी, तो मैं थाने आया। उन्होंने फोन मांगने की बात की, तो हमने अभी यहाँ थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ जो होते हैं उनसे बोला कि मोबाइल दीजिए, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से सैकड़ों लोगों के सामने अभी बोला, जब हमने थाना घेराव किया, कि जो मोबाइल था वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा गया है, और उन्होंने बोला कि अगर आप बोलेंगे तो हम जो है ऑन रिकॉर्ड बोले हैं, और हजारों यहाँ मोबाइलों ने ये रिकॉर्ड किया है। और अभी मैं परिवार से पुनः मुलाकात करूंगा, और परिवार जो निर्णय लेता है, अगर परिवार कहता है कि पटना में जाना है, डीजीपी घेराव करना है, मुख्यमंत्री घेराव करना है, तो भी मैं करूंगा। अगर वो कहता है कि हमें प्रशासन से संतुष्टि है, देखिए मेरी मांग ये है कि जो हत्यारे हैं सबकी गिरफ्तारी तत्काल हो। अगर वाकई में सम्राट चौधरी सुशासन इस क्षेत्र में चाहते हैं या सुशासन का दावा करते हैं, तो चाहे वो क्या बात है एसडीपीओ और थानाध्यक्ष? एसडीपीओ देखिए एक छोटे हैं प्रभारी यहाँ के, लेकिन इतना बड़ा दायित्व तो नहीं है कि वो एसपी के ऊपर कार्रवाई कर सकें, या फिर जो यहाँ पे जो टीम थी, सचल दल था, उस पर कार्रवाई कर सकें। वो केवल क्षेत्र की कुछ हालातों को, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का काम करते हैं। और नए नए आए हैं, उनका केवल हमसे मोबाइल मांगने का काम था। सुरक्षा की बात की थी हमने, और गिरफ्तारी की बात की थी। तो हम गिरफ्तारी की तो हम जब ही कहेंगे जब समाज उठ के खड़ा होगा, तभी गिरफ्तारी होगी। क्योंकि एसपी द्वारा एसडीपीओ कोतवाल चलते हैं, डीजीपी और मुख्यमंत्री के द्वारा चलते हैं, इनके द्वारा निर्णय नहीं लिए जाते। यह अगर सामान्य व्यक्ति होता तो तक गिरफ्तारी हो जाती। इसलिए हमें आंदोलन तीव्र करना पड़ेगा, और समाज की बात पूरे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी घेराव हमें करना पड़ेगा, तभी न्याय मिलेगा। वैसे इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। मैं राष्ट्रीय सवर्ण परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से आया हूँ, वैसे ब्रजवासी हूँ, और अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता तो वचन देके जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का घेराव करूंगा। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। वह बंगला जो पिछले लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर माना जाता था, जहां से बिहार की सरकारें बनती और बदलती थी, अब वह खाली हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना के ऐतिहासिक 10 सर्कुलर रोड बंगले की। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस सरकारी आवास को खाली करने की प्रक्रिया बेहद तेज हो गई है। आज सुबह से ही इस बंगले के बाहर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि अब लालू परिवार पूरी तरह से इस बंगले को छोड़ रहा है। भवन निर्माण विभाग के सख्त आदेश और डेडलाइन के बाद इस बंगले से कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, कपड़े और घरेलू उपयोग की तमाम वस्तुएं लगातार गाड़ियों में भरकर बाहर भेजी जा रही है।
सिर्फ घर के अंदर का सामान ही नहीं बल्कि परिसर में मौजूद बागवानी के बेहद खास पेड़ पौधों और गमलों को भी उखाड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों को भी दीवारों से हटा लिया गया है। सूत्रों और मिल रही पुख्ता जानकारियों के मुताबिक 10 सर्कुलर रोड से अधिकांश सामान हटाया जा चुका है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से एक पोलो रोड स्थित अपने नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो चुके हैं। वे अब वहीं से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं और पूरी तरह से वहीं रहने लगे हैं। लेकिन इस पूरी शिफ्टिंग के बीच जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है वो है बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेकर। राबड़ी देवी आखिर कहां रहेंगी, इसको लेकर पटना के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार बेहद गर्म है। स्थानीय स्तर पर और आरजेडी के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा 39 होर्डिंग रोड बंगले को लेकर है। कयास लगाए जा रहे थे कि राबड़ी देवी यहीं शिफ्ट होंगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उस आवास में अभी कुछ निर्माण कार्य और रंग रोगन का काम बाकी है जो पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। यही वजह है कि राबड़ी देवी के नए ठिकाने को लेकर सस्पेंस और गहरा गया है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा चल रही है कि जब तक होर्डिंग रोड का बंगला तैयार नहीं हो जाता तब तक राबड़ी देवी अपने कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में रह सकती हैं या फिर वह तेजस्वी यादव के साथ एक पोलो रोड में ही वक्त बिता सकती हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल या लालू परिवार की तरफ से राबड़ी देवी के अंतिम ठिकाने को लेकर कोई लिखित या आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि इस बंगले के साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार की कई पुरानी यादें जुड़ी हुई है। कई सालों की होली, छठ पूजा और बड़े राजनीतिक फैसले इसी 10 सर्कुलर रोड के गवाह रहे हैं। लेकिन अब यह बंगला डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री नंदकिशोर राय को आवंटित कर दिया गया है, जिसके चलते इसे खाली किया जा रहा है। इस पूरी शिफ्टिंग प्रक्रिया पर राबड़ी देवी के नए आवास से जुड़ी हर बार की अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। बिहार की तमाम बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए आँखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद कर दिया गया है। मुकेश सहनी का आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और मिर्जापुर का बेहद अहम दौरा प्रस्तावित था, लेकिन शाहजहांपुर पुलिस प्रशासन के पत्र का हवाला देते हुए उन्हें लखनऊ में ही रोक दिया गया है और उनके आवागमन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मुकेश सहनी के इस दौरे से जिले में कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका थी, जिसके चलते एहतियातन यह कदम उठाया गया है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद मुकेश सहनी और उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुकेश सहनी ने इस कार्रवाई को पूरी तरह तानाशाही करार देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे लोग निष्पक्ष और जनता के हित में काम करने वाले नेताओं की आवाज से डर रहे हैं। सहनी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को उसके तय कार्यक्रमों में जाने से रोका जाता है तो यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी आज मिर्जापुर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उनका वहां रात्रि प्रवास भी था, लेकिन इस पाबंदी के बाद राजनीति गर्मा गई है। सहनी ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन निषाद समाज के हक, उनके सम्मान और आरक्षण की लड़ाई के लिए है। इसे ऐसी किसी भी कार्रवाई से दबाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज अब जाग चुका है और यह संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। अब मुकेश सहनी को रोके जाने के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक की सियासत में उबाल आना तय माना जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको यह पूरा मामला।
ये तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गलत बात हो खाने पे गई। भी पाबंदी, ये तो थोड़ा सा पाबंदी खाने पे नहीं है, नहीं मान लें कि ऑलरेडी मतलब पाबंदी जाने पे है, खाने पे नहीं। सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने की सार्वजनिक कार्यक्रम मतलब जो पर्सनल कुछ कार्यक्रम कल है, हम ये भी कह रहे हैं हम लोग आपका है, नहीं, आप हमारा है, साथ में आपका है, चलिए। जो दिया गया है तो हम नोटिस पढ़े हैं सर, अपने मंत्री जी को ले जाना है ना खाने नहीं की। हो सकता है। अरे हमारे खाने से क्या मतलब, हमारे नेता खाबे नहीं करेगा तो हम खा के क्या कर लेंगे? हमारे अकेले खाने से थोड़ी होगा। अरे कुछ लोग नेता हैं जाएंगे, अरे मतलब कुछ लोग हैं साथ में जाएंगे तो खाना खा के अगर आएंगे। आपको डाउट है तो आप भी चलिए भाई, लेकिन इस तरीके से हाउस अरेस्टिंग सर इतना ज्यादा पहले से, एक दिन पहले से ये सब वहाँ आप वहाँ मत जाने दीजिए। स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ कार्यक्रम होगा, अरे तो वहाँ आप पे आज माहौल तक दें। चलिए, लेकिन हम लोग रिलीजा तो- तक चलिए, हयात तक चलिए, किसी होटल को आप डिसाइड कर लीजिए, हम लोग वहाँ चल खाना खा लेंगे, वहीं बुला लेंगे। नहीं, वैसा नहीं कर सकते ना। 29 तारीख है, 12 बज चुके हैं। भैया आप खाना नहीं खाने देंगे, इसका मतलब भूखे मारे हम लोग 29 उनको। तारीख चल रही है, 29 तारीख के संबंध में आदेश है। ये चीज आपको पहले बता देना था सर, अभी जो करना कर लीजिए, नहीं तो आप निकल नहीं पाएंगे। हम लोग क्या, हम लोग पूछ भी रहे थे आपसे, तो आपने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लोग अंदर जाइए। ये तो लेकिन सर एक गलत बात हो गई यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। खाना तो खिला ही देना चाहिए, कम से कम खाना खा लें। आप लोग भी खाइए, हम तो ये कहेंगे आप लोग भी अरे खाइए। सर, हमको लेके जाना है ना खाने के लिए भी, कहीं भी जाना होगा, चाहे कहीं बाहर जाना हो, चाहे पटना जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो आपसे अनुमति लेके ही जा सकते हैं। नहीं, कार्यक्रम का समय जो है वहाँ का, उस समय तक जो है आप नहीं जाएंगे कहीं, उसके बाद हाँ, आपको यही पटना- बात मैं पूछ रहा हूँ, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ उसके बाद हम जा सकते उसके बाद आपको पटना जाना है तो आप दीजिएगा कि आप पटना जाना चाह रहे हैं, यहाँ से आपको एक स्कूल यही चीज, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कार्यक्रम का टाइम खत्म हुआ, उसके बाद हम जा सकते हैं ना, हम लोग बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल, जाना है। बिल्कुल। आपकी जो रिपोर्ट आई है, जो आपने लिख के दिया, उसका तो समय समाप्त हो गया, उसके बाद तुम स्वतंत्र हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिर न्यूज़ 24 पर नजर हर खबर पर।